हेलो, गुड मॉर्निंग। कल हमने क्या डिस्कस किया था पता है? चार्जेस यानी आवेश के बारे में डिस्कस किया था। क्या होता है आवेश? किसी वस्तु विशेष पर उत्पन्न वह गुण जिसके कारण वह हल्की फुल्की वस्तुओं को, डस्ट पार्टिकल्स को, कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, उसे क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। हमने आवेश के विशेष गुणधर्म पढ़े थे कि आवेश एक क्वांटिकृत भौतिक राशि होती है, आवेश योज्यता के नियम का पालन करता है, आवेश एक संरक्षित भौतिक राशि होती है, ठीक है ना? देखा था हमने। आवेश एक अदिश राशि होती है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। फिर हमने देखा था कि आवेश जो होता है जब वो स्थिर अवस्था में होता है तो वो जो प्रभाव उत्पन्न करता है, जैसे विद्युत बल उत्पन्न करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभव, ये जो उत्पन्न होते हैं, ये जो प्रभाव है, इनका जो डिस्कस किया जाता है वो किसमें करते हैं? स्थिर विद्युत में। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम बात कर रहे हैं कूलाम के नियम के बारे में। और कूलाम का नियम क्या है? ये दो बिंदुवत आवेश जो होते हैं, बिंदुवत का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर छोटे स्मॉल आवेशेस, अगर उन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा बड़ी हो तो फिर थोड़ा सा बड़ा भी हम पॉइंट चार्जेस के रूप में डिस्कस कर लेते हैं। तो दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो मान है वो कूलाम के नियम के अनुसार ज्ञात किया जाता है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती एवं दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहां पर देखें, सपोज ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, ठीक है? ये पॉइंट ए पर है और ये पॉइंट बी पर है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? r। क्लियर यहां तक? अब यहां पर हम बात कर रहे हैं Q1 और Q2 चार्जेस हैं, ये और ये दोनों आवेश अगर समान प्रकृति के हों तो इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। इसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था। इसी तरह से यदि विपरीत प्रकृति के, विपरीत प्रकृति का मतलब और समान प्रकृति का मतलब, Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तो समान प्रकृति होगी, और यदि Q1 और Q2 में से एक नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो तो ये विपरीत प्रकृति होगी। ऐसे ही ये नेगेटिव चार्ज और ये भी नेगेटिव चार्ज हो तब फिर क्या होगा? ये जो प्रकृति है वो एक जैसी होगी। तो समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है, और विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनके मध्य आकर्षण का बल कार्य करता है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान, क्या? दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती एवं दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो Q1 और Q2 के मध्य एक बल कार्य कर रहा है सपोज, और उसे हम F के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके समानुपाती होता है? Q1 और Q2। Q1 क्या है? प्रथम आवेश का परिमाण, और Q2 क्या है? द्वितीय आवेश का परिमाण। दोनों के मध्य की दूरी क्या है? R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये कूलाम का नियम है, ठीक है ना? इसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर K क्या है? यहां पर एक स्थिर वैद्युत नियतांक, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, स्थिर वैद्युत नियतांक, स्थिर वैद्युत नियतांक, ठीक है ना? निर्वात के लिए इसका मान क्या होता है? K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर यहां तक? इसलिए इस वाले फोर्स को हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर लिया जाता है। यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की
विद्युतशीलता। ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये जो के की यूनिट होती है उसकी जस्ट अपोजिट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और इसे क्या कहा जाता है, निर्वात की विद्युतशीलता या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर इसको हम वेक्टर कर सकते हैं, और जब हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इस तरह से लिखा जाता है, एफ वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। यहां पर आर कैप क्या है, सपोज Q1 पर अगर हम फोर्स ले रहे हैं तो इस आर कैप की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, और Q2 पर फोर्स ले रहे हैं तो आर कैप की डायरेक्शन होगी इस तरफ। मीन्स यहां पर आर कैप की जो डायरेक्शन या जो दोनों आवेशों के मध्य जो कूलम बल कार्य कर रहा है उसकी दिशा सदैव इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यदि दोनों सेम पोलैरिटी के हैं तो इस पर फोर्स लगेगा इस तरफ और इस पर फोर्स लगेगा इस तरफ, लेकिन लाइन ज्वाइनिंग ईच अदर, यानी उसकी जो लाइन होगी वो दोनों से होकर पास होगी। इसी तरह से अगर यहां पर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा और इस पर फोर्स इधर लगेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर कूलम बल को डिस्कस कर सकते हैं। कूलम का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर यहां तक। अब आगे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो पॉइंट हमने लिया था के, और के का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात के लिए, लेकिन अगर निर्वात के बजाय दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम दिया हो तब फिर उसी स्थिति में के का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, जहां पर एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर दिए गए माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, दिए गए माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है ना। और इसलिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू निर्वात के लिए क्या होती है 1। एप्सिलॉन आर की वैल्यू वायु के लिए होती है 1.0006। एप्सिलॉन आर की वैल्यू माइका के लिए होती है 3.5। एप्सिलॉन आर की वैल्यू जल के लिए होती है 81। एप्सिलॉन आर की वैल्यू कांच के लिए होती है 6, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू चालक पदार्थों के लिए होती है इनफाइनाइट। ये आपेक्षिक विद्युतशीलता के मान होते हैं। वैसे ये वैल्यूज दी हुई होती है, जब भी हमें कैलकुलेशन करनी होती है तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमारे लिए गिवन होती है। ओके। नेक्स्ट है कूलम बलों का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण का मतलब क्या है, देखो यहां पर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन और ये मूल बिंदु। सपोज यहां पर कोई Q1 आवेश रखा हुआ है ये वाला, और यहां पर रखा हुआ है Q2 आवेश। ठीक है। इसका स्थिति सदिश है R1 वेक्टर और इसका स्थिति सदिश है R2 वेक्टर। ये पॉइंट A और ये पॉइंट P। यहां पर हम देख रहे हैं Q1 Q2 ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन 0, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0।
मतलब इन दोनों का जो मल्टीपल है वह 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो बल की प्रकृति क्या होगी? बल की प्रकृति कैसी होगी? आकर्षण या प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण, ठीक है ना। यानी समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो। अब यहां पर हम क्या ले रहे हैं? Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। इट मींस ये वाला इस पर फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ। तो 2 पर जो फोर्स लगेगा उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं F21 वेक्टर, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो इसको इधर तक करेगा, मींस इस पर फोर्स लगा F12 वेक्टर। क्लियर? अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, अगर उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट यहां पर अगर डायरेक्शन देखें तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी जो डायरेक्शन होगी वो R21 वेक्टर होगी, और इसके रेस्पेक्ट में इसकी जो डायरेक्शन होगी यानी वेक्टर क्वांटिटी होगी वह R12 वेक्टर होगी। मींस F12 वेक्टर, F12 वेक्टर क्या है? Q1 पर Q2 के कारण बल। F1 1 मींस Q1 पर, 2 मींस 2 के कारण बल, और ये वैल्यू क्या होगी? के Q1 Q2 अपॉन ये डायरेक्शन कौन सी है? इसकी डायरेक्शन इसके रेस्पेक्ट में, तो ये लेंगे हम R12 स्क्वायर R12 कैप। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी मेरे पास। ओके, अब F21 वेक्टर, F21 वेक्टर क्या है? सेकंड पर फर्स्ट के कारण फोर्स। यहां से देखिए इधर तो ये होगा R21 वेक्टर, ये वाला, और इसको देखें तो ये होगा R12 वेक्टर इस तरफ। तो ये वैल्यू होगी हमारे पास के Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 कैप। ठीक है, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस यहां पर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों को एक साथ डिस्कस करें तो R12 स्क्वायर इक्वल टू R21 स्क्वायर, ये तो है केवल मैग्नीट्यूड, यानी डिस्टेंस इन दोनों के बीच की, जो इधर से मेजर करेंगे तब भी वही रहेगी और इधर से मेजर करेंगे तब भी वही रहेगी, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। और यहां पर ये वैल्यू आती है हमारे पास R12 कैप इक्वल टू माइनस ऑफ R21 कैप। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को एक साथ नोट करें तो वो क्या होगा? F21 वेक्टर ये वाला, और ये क्या हो गया हमारे पास? के Q1 Q2 R21 स्क्वायर, और ये जो R21 कैप है इसको हम माइनस R12 लिख सकते हैं, इसको इधर ले लें तो ये हो गया माइनस R12 कैप, और ये बन गया हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू, माइनस को बाहर ले लें तो ये क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ F12 वेक्टर। इट मींस इस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण तो समान होता है लेकिन दिशाएं परस्पर विपरीत होती है, और इससे ही क्या कहते हैं? एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम। इट मींस F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर और F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर। क्लियर? और इस प्रकार से हम कूलाम बलों का सदिश निरूपण कर सकते हैं। सेकेंड केस, सपोज Q1 Q2 का मल्टीपल लेस देन 0 हो। लेस देन 0 का मतलब इन दोनों में से नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो तो दोनों का मल्टीपल क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव क्या आएगा? 0 से छोटा। इट मींस यहां पर बल की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी? आकर्षण की प्रकृति। ठीक है ना। Q1 और Q2 एक दूसरे की अपोजिट पोलैरिटी के हैं, इसलिए इन पर फोर्स लगेगा इस तरफ, यानी 1 पर फोर्स लग रहा है इस तरफ और 2 पर फोर्स लग रहा है इस तरफ, ऐसे। यहां पर Q1 पर फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? Q2 की वजह से, और Q2 पर फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? Q1 की वजह से।
यहां देखें तो R12 वेक्टर का डायरेक्शन तो ये वाला होगा और R21 वेक्टर का डायरेक्शन ये वाला, ठीक है। अब देखें इधर F12 वेक्टर दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप। R12 की डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ। फोर्स किधर लग रहा है? इस तरफ। तो हम यहां पर क्या लेंगे? माइनस ऑफ R12 कैप। सिमिलरली सेकेंड फॉर फोर्स F21 वेक्टर दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर माइनस ऑफ R21 कैप। और यहां पर भी हम देख सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर माइनस बाहर ले लें तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ R21 कैप, और ये क्या बन गया? इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। इट मींस F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। और इस प्रकार हम ये कर सकते हैं कि जो कूलाम फोर्सेस होते हैं, कूलाम बल जो होते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं। जब कभी भी दो बिंदुवत आवेश समान प्रकृति के हों तो बल की प्रकृति प्रतिकर्षण की होती है, और यदि विपरीत प्रकृति के हों तो बल की प्रकृति आकर्षण की होती है। लेकिन चाहे वो दोनों ही कंडीशन हो, लेकिन F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर या F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर, यानी ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं, और यही कूलाम बलों का सदिश निरूपण होता है। नेक्स्ट है कूलाम बलों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कूलाम फोर्सेस। फर्स्ट है कूलाम बल प्रकृति में पाए जाने वाले चार मूल बलों में से एक होते हैं। क्या होते हैं? मूल बल। कितने में से? चार में से एक। चार कौन कौन से होते हैं? गुरुत्वीय बल, कूलाम बल, नाभिकीय बल और निर्बल बल, यानी वीक फोर्सेस, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्सेस। तो ये चार मूल बलों में से एक बल होता है कूलाम बल। सेकंड, कूलाम बल जो होते हैं वो सदिश बल होते हैं। क्या होते हैं? सदिश बल। और क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं। ठीक है ना। थर्ड है कूलाम बल संरक्षी बल होते हैं। कौन से बल होते हैं? संरक्षी बल। और संरक्षी बल ऐसे बल होते हैं जिनके अंतर्गत किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। तो ऐसे जो भी बल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संरक्षी बल। फोर्थ पॉइंट, ये केंद्रीय बल होते हैं। क्या होते हैं? केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्सेस। केंद्रीय बल जिनकी क्रिया रेखा सदैव एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरती है उन्हें केंद्रीय बल कहा जाता है। फिफ्थ पॉइंट, ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। और व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या होता है? देखो इधर जो कूलाम फोर्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर टाइप, मीन्स F डायरेक्टली प्रोपोज टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, और इसे क्या कहा जाता है, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। यानी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं कि केंद्रीय बल होते हैं, संरक्षी बल होते हैं, सदिश बल होते हैं, कूलाम बल मूल बल होते हैं, चार में से एक, और ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं। इनकी जो प्रकृति होती है वह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों तरह की होती है। प्रकृति किस तरह की होती है, ये एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं और प्रतिकर्षित भी करते हैं। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकार की होती है। ये जो बल होते हैं, इन बलों में सबसे शक्तिशाली बल होते हैं नाभिकीय बल, फिर उसके बाद होते हैं कूलाम बल, फिर वीक फोर्सेस, और फिर गुरुत्वीय बल। तो नाभिकीय बल ये सबसे शक्तिशाली बल होते हैं। फिर कूलाम बल, फिर होते हैं निर्बल बल या दुर्बल बल, वीक फोर्सेस, और लास्ट में आते हैं गुरुत्वीय बल। सबसे कमजोर बल गुरुत्वीय बल होते हैं, लेकिन ये जो बल होते हैं दुर्बल इसलिए कहा जाता है क्योंकि नाभिकीय बल ही होते हैं, लेकिन ये और ये दोनों एक दूसरे की अलग अलग प्रकृति के होते हैं, इसलिए इन्हें वीक फोर्सेस कहा जाता है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, इसलिए इन्हें नाभिकीय बल कहा जाता है। और इनकी जो परास होती है, रेंज कहां से कहां तक काम करते हैं। कूलाम बल जो होते हैं वो 10⁻⁻15 मीटर की डिस्टेंस, जो कि परमाणु के नाभिक का आकार होता है, 10⁻⁻15 मीटर से लेकर के अनंत तक काम करते हैं। ये इनकी परास होती है। तो कूलाम बलों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु में हमने देखा कि कूलाम बल, जिसे हम स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं, ये स्थिर वैद्युत बल प्रकृति में पाए जाने वाले चार मूल बलों में से एक होते हैं। और चार मूल बल कौन कौन से होते हैं, नाभिकीय बल, कूलाम बल, दुर्बल बल और गुरुत्वीय बल। ये सदिश बल होते हैं, यानी ये वैसे बल जो होता है वो सदिश राशि होती है, और ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं। ये संरक्षी बल होते हैं। संरक्षी क्या होते हैं, ऐसे बल जिनके अंतर्गत यानी जिनके प्रभाव क्षेत्र में अगर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित किया जाता है, तो विस्थापित करने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। केंद्रीय बल, जिनकी क्रिया रेखा सदैव एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरती हो, ऐसे बल केंद्रीय बल कहलाते हैं। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। कूलाम बल F = K Q1 Q2 upon R square, means F directly proportional to 1 upon R square। व्युत्क्रम यानी अपोजिट, वर्ग यानी R square के नियम का पालन करते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार। आकर्षण कब होगा, जब Q1 Q2 greater than 0 होगा। प्रतिकर्षण कब होगा, आकर्षण कब होगा, जब Q1 Q2 लेस देन 0 होगा। यानी दोनों में से एक नेगेटिव पोलैरिटी का और दूसरा पॉजिटिव पोलैरिटी का होगा, तो आकर्षण होगा। प्रतिकर्षण कब होगा, जब दोनों या तो पॉजिटिव पोलैरिटी के हों या फिर दोनों नेगेटिव पोलैरिटी के हों। नाभिकीय बल सबसे शक्तिशाली बल होते हैं, उसके बाद कूलाम बल, फिर दुर्बल बल और गुरुत्वीय बल। इनकी जो परास होती है कूलाम बलों की, वो क्या होती है, 10⁻⁻15 मीटर से लेकर के इन्फिनिटी तक होती है। अध्यारोपण का सिद्धांत, कूलाम बल जो होते हैं वो अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करते हैं। ये अध्यारोपण के सिद्धांत का मतलब क्या होता है, यहां पर देखो, ये यहां पर एक Q0 चार्ज है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 और ये Q4। Q1 के कारण जो फोर्स होगा, सपोज ये Q0 भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो इस पर जो फोर्स लगा वो किस तरह का होगा, इस तरह का, यानी F01 वेक्टर, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। Q2 के कारण जो फोर्स होगा वो इस तरफ होगा, और ये होगा F02 वेक्टर। Q3 के कारण जो फोर्स होगा वो इस तरफ होगा, और ये हो गया F04 वेक्टर। और Q4 के कारण जो फोर्स होगा, ये F03 वेक्टर,
और ये Q4 के कारण F04 वेक्टर। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? किसी एक आवेश पर विभिन्न आवेशों के कारण लगने वाले बल का मान सभी आवेशों के कारण अलग अलग लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मीन्स F0 वेक्टर that is equal to F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस F04 वेक्टर। ये इस तरह का होता है। क्या कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत? इस सिद्धांत के अनुसार अध्यारोपण का सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर विभिन्न आवेशों के कारण लगने वाले बल का मान सभी आवेशों के कारण अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। किसी एक आवेश पर लगने वाले बल का मान विभिन्न आवेशों के कारण अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है। मीन्स F0 यानी Q0 पर बल किसके कारण? Q1 के कारण। क्या हो गया? F01 वेक्टर फिर F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस F04 वेक्टर। यहां पर हम वेक्टर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसकी दिशा होती है और दिशा के कारण जो उसका प्रभाव होता है वो चेंज हो जाता है। सपोज यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, यानी F01 वेक्टर। ये नहीं होगा। ठीक है। F04 के कारण जो फोर्स लगेगा अब उसकी डायरेक्शन भी ये होगी, F04 वेक्टर। ठीक है, ये नहीं होगा। लेकिन अगर Q2 और Q3 ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो Q3 के कारण फोर्स इधर लग रहा है और Q1 के कारण फोर्स भी इधर लग रहा है, तब ये रिजल्टेंट फोर्स जो होंगे उसकी डायरेक्शन ये होगी और तब हम यहां पर रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन ये लेंगे। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है सारे के सारे तो इसके कारण इस पर फोर्स इधर लगेगा, इसके कारण फोर्स इधर लगेगा, इसके कारण फोर्स की डायरेक्शन ये होगी और इसके कारण फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। लेकिन अगर नेगेटिव है ये दोनों तो इसके कारण फोर्स इधर लग रहा है, इसके कारण भी फोर्स इधर लग रहा है, तो इन दोनों के कारण फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। और इसीलिए हम क्या करते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या करता है, जिसके अनुसार विभिन्न आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर जो बल लग रहा है उसका मान अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग, ठीक है ना, बीजगणितीय योग नहीं, सदिश योग। ये जो हमने डिस्कस किया, मैंने पहले भी बताया था, फिजिक्स की खास बात यह है जो आपने पढ़ लिया वह आपको आनी चाहिए अगले वाले टॉपिक को समझने के लिए। समझ रहे हो? और ये चीज अगर आपने ध्यान दे दी तो इसका मतलब आपके लिए फिजिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके।